हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार, गेस्ट फैकल्टी इतिहास विभाग, गंगा सिंह महाविद्यालय। आज मैं आप लोग के समक्ष बीए पार्ट 2 के पत्र तृतीय के तहत विजयनगर साम्राज्य की चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य इस मामले में बहुत विशिष्ट साम्राज्य था कि मध्यकाल के दौरान हम लोग देखते हैं कि एक मुस्लिम शासकों का दौर होता है पूरा मध्यकाल। इस मध्यकाल के समय में दक्षिण भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना करना और उसकी लोकप्रियता और उसकी भव्यता को पूरे विश्व के स्तर पर स्थापित कर देना, इस कारण विजयनगर साम्राज्य अपने आप में भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में यदि हम लोग बात करें तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इस पूरे साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था बारी बारी से, जिसमें सबसे पहले हम लोग संगम वंश को देखते हैं, संगम वंश को। द्वितीय में हम लोग शालुओ वंश को देखते हैं, तृतीय के तहत तुलुओ वंश और चौथा और अंतिम वंश था अराविडो वंश। इन चारों वंशों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इसके दरमियान कौन शासक की जो समय काल है वो किस कारण से ज़्यादा प्रसिद्ध है और विजयनगर साम्राज्य की अपनी क्या महत्ता है भारतीय इतिहास में, इन सब पे चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा किया गया। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए इस वंश का नाम संगम वंश पड़ जाता है। संगम वंश जो है वो मूलतः 1336 से 1485 तक चलता है। इसमें सर्वप्रथम हरिहर प्रथम, फिर उसके बाद उसका भाई बुक्का, फिर हरिहर द्वितीय जो कि बुक्का का पुत्र था, और इसके बाद देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के द्वारा शासन किया जाता है। देवराय प्रथम का जो शासनकाल था, उस समय इटली का यात्री निकोलस कोंटी जो था वो भारत में आया था। विजयनगर साम्राज्य का उसने भ्रमण किया था और अपनी यात्रा वृत्तांत में इस राज्य की जो भव्यता होती है उसका परिचय दिया था। निकोलस कोंटी इटली से किसके समय में आया था? देवराय प्रथम के समय में। दूसरा हम लोग देखते हैं देवराय द्वितीय, जो कि काफ़ी शक्तिशाली शासक माना जाता है, और इसके समय में फारस का यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने आता है। देखिए फ्रेंड्स, अब्दुल रजाक के बाद देवराय द्वितीय के बाद हम लोग देखते हैं कि संगम वंश का धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, पतन हो जाता है, और उसके बाद शालुओ वंश, जिसकी स्थापना नरसिंह शालुओ के द्वारा की जाती है। नरसिंह शालुओ के द्वारा शालुओ वंश की स्थापना की जाती है। ये जो वंश था, यह इसका बहुत ज़्यादा इतिहास में महत्व तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ एकमात्र शासक नरसिंह शालुओ के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई, क्योंकि इसने विजयनगर साम्राज्य पे को जीता उसने, और इसी के नाम से शालुओ वंश का नाम इस वंश का पड़ता है। इसके नाम के अतिरिक्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है जिसका हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तालुओ वंश। इस वंश को याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि तालुओ वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि विजयनगर साम्राज्य में जो संगम, शालुओ और तुलुओ वंश था, इस तुलुओ वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की जाती है। वीर नरसिंह का भाई जो था कृष्णदेवराय के कारण हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे साम्राज्य का इन सभी वंशों में सबसे कोई श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय शासक था तो वो कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय की महत्ता का जैसा कि मैंने बताया कि बाबर जब भारत पे आक्रमण करता है 1526 में, तो हम लोग देखते हैं कृष्णदेवराय का उस समय शासन होता है। कृष्णदेवराय का जो पीरियड था वो 1509 से 1529 तक चलता है।
इस बीच में बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है और भारत को जीत लेता है तो वो अपने आत्मकथा में कहता है कि भारत में एक हिंदू सम्राट कृष्णदेवराय है जो वास्तव में शक्तिशाली और पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और सबसे श्रेष्ठ शासक का उसको दर्जा देता है अपनी आत्मकथा में। इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि एक विदेशी शासक जो भारत पे आके आक्रमण करता है और भारत को जीतता है वो भी एक राजा का खुले हृदय से प्रशंसा करता है। अतः इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कृष्णदेवराय अपने समय में कितने प्रसिद्ध शासक रहे होंगे। इसके अतिरिक्त इनके समय, इनका जो पीरियड था, इस समय बहुत अनेक भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिसका चर्चा हम लोग बारी बारी से करते हैं। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कृष्णदेवराय के ही शासनकाल में उनका जो दरबार था, राज दरबार, उसमें अष्टदिग्गज लोग रहा करते थे। अष्टदिग्गज का मतलब होता है 8 कवि थे जो काफ़ी प्रसिद्ध थे और उनके जो राज दरबार था उसको सुशोभित करते थे। इसके अतिरिक्त अगर इस तरह से हम लोग अष्ट का बात करें, 8 लोगों के समूह का बात करें, तो हम लोग देखते हैं कि मराठा साम्राज्य में भी अष्टप्रधान लोगों के कारण काफ़ी प्रसिद्धि थी उन्हें। अगर प्राचीन काल में जाते हैं तो गुप्त साम्राज्य के तहत हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के तहत देखते हैं कि वहाँ पे भी ऐसे मंत्रियों के समूह को या श्रेष्ठ लोगों को, विशिष्ट लोगों को जो अपने राज दरबार में उनको स्थान दिया जाता था, तो इसकी एक अपनी प्रसिद्धि, इसकी एक अपनी महत्ता होती थी। ठीक है। इसके अलावा कृष्णदेवराय स्वयं, इनके समय में तेलुगु भाषा का हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो वर्तमान में कर्नाटक में आज जो हम्पी क्षेत्र है वही विजयनगर के समय में था। इसकी प्रसिद्धि का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि हम्पी जो आज है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। हम्पी जो वर्तमान में है वही विजयनगर कभी हुआ करता था। उस समय तेलुगु भाषा का अपने आप पे चरम स्थिति में थी तेलुगु साहित्य, और तेलुगु साहित्य के जो भी अष्टदिग्गज थे उनमें जो कवि थे वो तेलुगु साहित्य के थे। और हम लोग देखते हैं कि कृष्णदेवराय का साहित्य से ऐसा जुड़ाव था, ऐसा प्रेम था कि वो खुद भी एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था आमुक्तमाल्यदम। आमुक्तमाल्यदम ये बुक तेलुगु भाषा में खुद कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कृष्णदेवराय के ही शासनकाल में 2 विदेशी यात्री, एक डोमिंगो पायस और दूसरा बारबोसा, डोमिंगो पायस और बारबोसा भारत आते हैं और यात्रा करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, और इसकी भव्यता का परिचय अपने यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। बारबोसा पुर्तगाली था, ध्यान रखने योग्य बात है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद कृष्णदेवराय के समय तक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद से ही ये जो विजयनगर साम्राज्य था एक डाउनफॉल में चला जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना था इनकी मृत्यु के बाद कि इसी वंश में, तेलुगु वंश का ही एक शासक था राजा राम, सदाशिव शासक था जिसका मंत्री था राजा राम। उस समय एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा का युद्ध, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। यह बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ था और इसी के साथ यह अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया था। ध्यान देने की बात है, तालीकोटा के युद्ध 1565 में, जो कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया, इसमें बहमनी साम्राज्य की परास्त हो जाता है और यहीं से वो अपने डाउनफॉल में चला जाता है। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की तरफ से जो नेतृत्व करता है वो राजा राम करता है। उस राजा राम के समय तेलुगु वंश का शासक था सदाशिव, अंतिम शासक था सदाशिव, जिसका मंत्री था राजा राम, जो कि इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की तरफ से लड़ता है। देखिए, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य जो थे, इस दोनों के बीच में
एक ऐसा संबंध है कि यदि हम लोग दक्षिण भारत के मैप पे देखते हैं उस पीरियड में, तो एक कृष्णा नदी डिवाइडर का काम करती है। कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था और इसके उत्तर में, कृष्णा नदी के ठीक उत्तर में जो राज्य था वो बहमनी था। बहमनी राज्य, मुस्लिमों का शासन था यहाँ पे, और विजयनगर साम्राज्य तो हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये हम लोगों को पता है। बहमनी साम्राज्य आगे जाकर के 5 भागों में बंट जाता है। उस 5 भागों के 4 भाग आपस में मिलके, ध्यान देने योग्य बात है कि कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य की इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि पड़ोसी भयभीत रहने लगते थे कि ये कभी भी हम पे आक्रमण करके हमारा ये ले सकते हैं। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उनको एक मौका मिलता है और विजयनगर साम्राज्य के, बहमनी साम्राज्य के जो 5 भाग थे उसमें से 4 भाग एक साथ मिलके यहाँ पे आक्रमण करते हैं तालीकोटा के युद्ध में, और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसके बाद अंतिम वंश था अराविडु वंश, जो कि 1570 से 1650 तक चलता है। इसका संस्थापक था तिरुमल। अराविडु वंश का संस्थापक था तिरुमल, जिसने विजयनगर को छोड़ के, चूँकि ये जो नगर था ये अपने पतन की ओर चला गया, इसका धीरे धीरे इसकी जो प्रसिद्धि थी वो समाप्त हो गई युद्ध के बाद। तो अराविडु वंश का जो तिरुमल था, इसने अपनी राजधानी पेनुकोडा को बनाया। और चूँकि देखिए जो अंतिम वंश था इसने राजधानी चेंज कर ली, तो इसके बाद से विजयनगर साम्राज्य का हम लोग जहाँ से एक अवनति का काल मान सकते हैं कि जहाँ से वो अपने पतन की ओर तेजी से उन्मुख किया, या कह सकते हैं कि उसका पतन हुआ, तो हम लोग तालीकोटा के युद्ध को मान सकते हैं। और इस दरमियान हम लोग देखते हैं कि भारत में तब तक मुगलों का राज्य स्थापित हो गया था उत्तर भारत में, और उसके बाद के इतिहास में हम लोग देखेंगे कि मुगल लोग दक्षिण भारत में इंटरफेयर करते हैं और धीरे धीरे उनका राज्य उस तरफ बढ़ता है और वो सबको अपने अंडर में कर लेते हैं। लेकिन मध्य सल्तनत काल में दक्षिण भारत का कुछ इतिहास इसी तरीके से था, जिसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य पे ज़्यादा फोकस करके इसको देखें। इसमें इसी के साथ ये ओवर करता हूँ फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।